गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9 का चैप्टर त्रिभुज पढ़ाने जा रही हूँ। ट्रायंगल। आप सबने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। देखिए, ये एक त्रिभुज मैंने बना दिया है, ठीक है। इसके 3 शीर्ष होते हैं, एक ए, बी और सी। ये पॉइंट इसके शीर्ष है। 3 इसकी भुजाएं हैं, ए बी, बी सी, सी ए। और 3 इसमें कोण है। एक 3 कोण बन रहे हैं। देखिए, जहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पर 3 कोण बन रहे हैं। तो त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी होंगी? 3 भुजाएं होंगी। अगर हम उन्हें नाम देना चाह रहे हैं, ए बी, बी सी और सी। 3 शीर्ष ए, बी और सी। ये 3 शीर्ष हो गए। कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए, पहला कोण को कोण ए, देखिए ए कोण है, ये बीच में आना चाहिए, बी ए सी। कोण बी ए सी भी लिख सकते हैं इसे। ए बीच में आना चाहिए अगर हम कोण एक को इंडिकेट कर रहे हैं। एंगल अगर बी को इंडिकेट कर रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। और अगर एंगल सी को इंडिकेट कर रहे हैं, बीच में आना चाहिए सी। चाहे आप ए सी बी लिखिए, चाहे आप बी सी ए लिखिए। एंगल बी सी ए, ठीक है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। ये हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ लिया है। आगे पढ़ते हैं। त्रिभुज के प्रकार। अगर हम त्रिभुज के प्रकार का वर्गीकरण करते हैं तो इसको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक भुजाओं के आधार पर, और एक कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज,
समद्विबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर तीन हो गए, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। इसी तरह कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज। अब भुजाओं के आधार पर जो तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट था उसमें समबाहु त्रिभुज। ठीक है, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजाएं। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर देखिए ये कोई त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और बाकी दो भुजाएं भी 5-5 सेंटीमीटर की, तो सारी भुजाएं बराबर हो गई। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समबाहु हो गया सभी भुजाएं समान। ये इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है। ठीक है, सेकंड है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, समान है, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान है। ठीक है, ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर इस त्रिभुज की ये और ये भुजा आपस में बराबर है, कोई भी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। 3 सेंटीमीटर अगर एज्यूम कर रहे हैं हम, ये है 3 सेंटीमीटर ही यह होगा और ये माना 5 सेंटीमीटर है, तो देखिए दो भुजाएं उसकी इक्वल नाप की हैं। ठीक है, ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं समान होनी चाहिए। इसमें सारी की सारी भुजाएं समान होती थी समबाहु में, समद्विबाहु में दो भुजाएं समान होती थी। देखिए अब तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज।
इसमें आप देख रहे हैं यह एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हैं। ठीक है, ए बी गिवन 3 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर और ए सी 8 सेंटीमीटर। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की नाप अलग अलग होती है वह त्रिभुज क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो त्रिभुज जो चैप्टर है उसके बारे में हम पढ़ने से पहले त्रिभुज के जो बेसिक है उनका हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आप इन्हें नोट डाउन भी करते रहिए बच्चों। अब हम कोणों के आधार पर देख लेते हैं। कोणों के आधार पर फर्स्ट था न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण आपको पता है 90 डिग्री से कम डिग्री का कोण। ऐसा त्रिभुज जिसके सारे कोण 90 डिग्री से कम हो, सारे एंगल उसके 90 डिग्री से अगर कम है तो ऐसे त्रिभुज को न्यूनकोण त्रिभुज कहा जाता है। दूसरा देखिए समकोण त्रिभुज। अच्छा, आपने छोटी कक्षाओं में ये भी पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ लिया है। त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ लिया है। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज क्या हुआ? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। नंबर 3 अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना होता है? अधिक कोण होता है, माना 110 डिग्री का है। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। ठीक है, तो त्रिभुजों के आपने वर्गीकरण को अच्छी तरह समझ लिया है। त्रिभुजों का वर्गीकरण मैंने बता दिया है, दो तरह से होता है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, और तीनों उसके भाग हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सर्वांग समता। सर्वांग समता।
सर्वांग समता, देखिए ये कह रहे हैं सर्व अंग समान। ठीक है, तो ऐसी ज्यामिति आकृति जिनके जो हर तरह से एक दूसरे के समान हो उन्हें सर्वांग सम कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एक लाइन लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर है और एक दूसरी लाइन इसकी लंबाई भी 3 सेंटीमीटर है। अगर इस लाइन को हम इस लाइन के ऊपर रखेंगे तो ये लाइन इस लाइन को क्या कर लेगी, पूरी तरह से ढका लेगी। तो ऐसी आकृतियां जो अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखें और एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढका लें तो वो आकृतियां क्या होती हैं, सर्वांग सम होती हैं। तो देखिए ये लाइन है, ठीक है, लाइन सर्वांग सम कब होगी, जब दोनों लाइनों की लंबाई क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, लाइन कब होंगी सर्वांग सम, जब दोनों लाइनें इक्वल लेंथ की हों। ठीक है, ये दो मैंने वृत्त खींचे हैं। ठीक है, तो क्या ये वृत्त सर्वांग सम है? आप देख रहे होंगे ये दोनों वृत्त सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि एक आपको दिख रहा है छोटा है और एक क्या है, बड़ा है। अगर इसको हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये इसको पूर्ण रूप से ढक नहीं पाएगा। ठीक है, तो वृत्त कब होते होंगे सर्वांग सम, सेम साइज के होंगे या जब वो खींचेंगे हम उन्हें, उनकी त्रिज्या इक्वल हो। ठीक है, उनकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो क्या होंगे, वृत्त सर्वांग सम होंगे। केंद्र बिंदु है, अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो वृत्त सर्वांग सम तब होंगे जब उनकी रेडियस क्या हो, इक्वल हो। अगर दो वृत्त समान त्रिज्या के हैं तो वो क्या है, सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम कुछ चीजों के उदाहरण आप देखेंगे। आप बिस्कुट का पैकेट देखते हैं, आप उसमें बिस्किट के पैकेट में सारे बिस्किट क्या होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा रहता है, वो एक आकृति के होते हैं। और एक बिस्किट के ऊपर अगर हम दूसरा बिस्किट रखते हैं वो उसको क्या कर लेता है, पूर्ण रूप से ढक लेता है। तो ये क्या है, सर्वांग सम है। और ब्लेड के पैकेट में आप देखते होंगे काफी ब्लेडें रहती हैं रखी हुई, वो भी क्या होती हैं, एक साइज समान आकार और रूप की होती हैं। उनके एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो एक दूसरे को क्या कर लेती हैं, ढक लेती हैं। ठीक है, एक आकृति की बनी हुई समान आकृति की अगर ईंटें देखेंगे, अगर हम एक के ऊपर दूसरा रखेंगे तो वो पहली को क्या कर देती है, पूर्ण रूप से ढक लेती है। तो ये कुछ सर्वांग समता के क्या है, उदाहरण है। फूल देखे होंगे आपने, एक जैसी आकृति के फूल होते हैं, जो गुलाब का फूल है या कुछ एक पौधे पे समान होने चाहिए लगे हुए। तो ये क्या है, सर्वांग समता के कुछ उदाहरण है। हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में जानते हैं। त्रिभुज की सर्वांग समता को समझने के लिए इसके 3 नियम हैं। इनका हम अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है एस
साइड एंगल, साइड, साइड भुजा, एंगल कोण और साइड। ठीक है, ये दो त्रिभुज हैं ABC PQR। अगर दो त्रिभुजों में उनकी दो भुजाएं AB हम कह रहे हैं PQ के इक्वल है, AC PR के इक्वल है। ठीक है, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, भुजाएं कौन कौन सी हैं देखिए, ए भी मैं कह रही हूँ PQ के इक्वल है। ठीक है, AC PR के इक्वल है और कोण A कोण P के इक्वल है। ठीक है, तो इसका अर्थ है ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, आपको अगर दो त्रिभुज इस तरह दे रखे हैं, इनकी ये भुजा इस भुजा के इक्वल है, ये भुजा इस भुजा के इक्वल है और ये कोण इस कोण के इक्वल है, तो ये सर्वांग समता का नियम नहीं होगा। सर्वांग समता का नियम यही होगा कि दो भुजाएं और उनके बीच के कोण को, कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग समता के नियम को फॉलो करते हैं। ठीक है, ASA ठीक है, एंगल साइड एंगल, यदि किसी त्रिभुज के दो त्रिभुज हैं, दो कोण, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और उनके बीच की भुजा, दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर है तो वो दोनों कोण भी, दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। देखिए, कोण A कोण P के इक्विवेलेंट बताया मैंने आपको, कोण B कोण Q के बराबर तथा उनके बीच की भुजा AB किसके बराबर है, PQ के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, ये ASA रूल है। तीसरा नियम देखते हैं, S साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो वो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, अगर ये भुजा इस भुजा के, ये भुजा इस भुजा के और ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये
दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग होंगे। सर्वांग समता का तीसरा नियम है कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हैं, वो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। अगला नियम देखते हैं, आर एच आर, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। ये हाइपोटेन्यूज है, ये साइड है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका अर्थ है अगर दो आप पे समकोण त्रिभुज हैं, ये आप सबको पता होगा कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। ठीक है, यदि कोई समकोण त्रिभुज हो, मैंने बता दिया, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना है, 90 डिग्री का हो। ठीक है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है बच्चों, कर्ण कहलाती है। ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये वाली लंब भुजा और ये बेस आधार कहलाती है। देखिए, अगर दो त्रिभुजों में हम देख रहे हैं, अगर एक कोण, दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण 90 डिग्री है और उनके कर्ण आपस में बराबर है और एक भुजा बराबर है। ठीक है, आर से राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, कर्ण हो गया उनके, और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के राइट एंगल ट्रायंगल, कर्ण और दूसरी भुजा के बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। ठीक है, ए बी सी सर्वांग सम किसके हो जाएगा, डी ई एफ का। देखिए सर्वांग सम का सिंबल कैसा है, दो इक्वल के साइन है और एक साइन इस तरह का। इस तरह से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। ठीक है, आपने सर्वांग समता के नियम देख लिए हैं। ये नियम त्रिभुज के लिए लागू है। ठीक है, कौन कौन से देखिए बताए मैंने, एस ए एस साइड एंगल साइड, ए एस ए एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, और आर एच एस राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो इन नियमों का प्रयोग करते हुए हमने इस एक्सरसाइज को हल करना है। ठीक है, अब हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं। एक आकृति बनी है, देखिए इसमें प्रश्न देखिए, इसमें जो दिया हुआ है आपको, वो ओ ए इक्वल टू ओ बी दिया हुआ है। ओ ए ओ बी के इक्विवेलेंट है। ठीक है, और ओ डी ओ सी के बराबर दिया हुआ है। जो आपका ओ डी है वो ओ सी के बराबर दे रखा है। ठीक है, ये आपको दिया है।
दिया है आपको OA OB के बराबर है और OC OD के बराबर है। आपने ये प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सर्वांग सम है। ट्रायंगल AOD सर्वांग सम दिखाना है आपने BOC ट्रायंगल के। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखते हैं, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में, अगर हम इन त्रिभुजों में देख रहे हैं तो देखिए ये तो हमें दिया ही है कि दो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। OA किसके बराबर है, OB के, और OC OD के बराबर है। देखिए ये वाला कोण क्या इस कोण के बराबर होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन में आपने पढ़ा होगा, जब दो रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं ये, शीर्षाभिमुख कोण। ये भी आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। कौन से कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो इसका मतलब ये कोण इस कोण के इक्विवेलेंट है। आप लिखेंगे कोण COB इज इक्वल टू एंगल AOD। कौन से कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो देखिए कौन सा नियम फॉलो हो रहा है इसमें, SAS। दो साइड और उनके बीच का एंगल दूसरे त्रिभुज के दो साइड और उसके बीच के एंगल के इक्वल हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो SAS नियम के अंतर्गत क्या हो जाएगा, नियम से ये दोनों त्रिभुज AOD सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BOC के। ठीक है, इस तरह से आप इस चैप्टर में इन नियमों को यूज करते हुए हम प्रश्नों को हल करेंगे। मुझे आशा है कि आज मेरे द्वारा पढ़ाया गया विषय आपको समझ में आया होगा। अब मैं अगली कक्षाओं में इस अध्याय के एक्सरसाइज सिखाऊंगी। थैंक यू।